दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों पॉलिटी का अगला लेक्चर लेकर के मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। आज पॉलिटी का 5वां लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें संविधान सभा के बारे में बातचीत की गई थी। दूसरे वाले लेक्चर में प्रस्तावना के बारे में बातचीत किया गया। तीसरे वाले लेक्चर में आपका संघ, राज्य, क्षेत्र और नागरिकता के बारे में बात की गई। और चौथे लेक्चर में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया गया। आज आपका 5वां लेक्चर है और बहुत बड़ा टॉपिक आज आपका समाप्त होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के बारे में हर छोटी बड़ी बात पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोशिश आपको ये करना है कि शुरुआत से लेकर यानी 1 से लेकर के कम से कम 50 तक के अनुच्छेद आपकी जबान पर होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि परीक्षा में यहां से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको एकदम अलर्ट होकर के पढ़ना और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? तैयार हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत सारे अंतर भी बताऊंगा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या होते हैं। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? वहीं जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्यों को कुछ जो है कर्तव्य बताए जा रहे हैं, राज्यों के लिए कर्तव्य बताए जा रहे हैं कि अगर आपको कल्याणकारी राज्य बनना है तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। जैसे आपके लिए कुछ नियम होते हैं ना, सपोज करिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दयावान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ठीक है? ये क्या होता है? ये क्वालिटी होती है। अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान की जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो हम पढ़ते हैं, ये आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं, ठीक है? और किताबों में पढ़ाया जाता है, लोग सिखाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं? या कितने लोग ऐसे हैं जो हिंसा नहीं चाहते हैं, केवल अहिंसा के रास्ते पर हमेशा चलते हैं, ठीक है? हमेशा विनम्र रहते हैं, हमेशा दयावान रहते हैं, ठीक है? हमेशा मन और चित्त को शांत करके रहते हैं, अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं बताइए? आप जानते सब कुछ हैं लेकिन आप करते नहीं है। बस वैसा ही कुछ राज्य के साथ भी है। राज्य कल्याणकारी बन जाए उसके लिए 100 चीजें बताई गई, लेकिन राज्य करता नहीं है। कर लेगा जिस दिन राज्य, उस दिन क्या बन जाएगा? अच्छा बन जाएगा। जिस दिन आपने फॉलो करना शुरू कर दिया उस दिन आप भी अच्छे बन जाएंगे। बस ऐसा ही है कुछ, ठीक है? जबकि इसके पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे ये राज्य के विरुद्ध जारी किए जाते हैं और ये भारत के मूल नागरिक जो होते हैं या जो नागरिक होते हैं उनके लिए होते हैं। और कुछ तो इसमें मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, लेकिन बेसिकली आप पहले नागरिक के बारे में बात करिए, ठीक है? तो यहां पर नागरिकों को जो अधिकार दिए गए कि आपका क्या क्या हमारे देश में अधिकार है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार पढ़ा गया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा गया 19 से लेकर 22 तक, ठीक है? उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 और 24 हो गया। फिर धार्मिक अधिकार जो हम लोगों ने देखा थे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, उसको देखा 25, 26, 27, 28 में देखा, ठीक है? और इस तरह से लास्ट में संस्कृत संबंधी अधिकार देखा गया था। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तब आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकार जो हैं कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डायरेक्ट खटखटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का संरक्षक घोषित किया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 12, ठीक है? अनुच्छेद 12 उनको गार्जियन बनाता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है? तो ये वो टॉपिक थे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी अपने राज्य को कैसे सजा धजा के हम बहुत अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में बताता हूं, ठीक है? अच्छा, ये चीज आपको भी सोचना है कि काश अगर ऐसा होता कि किसी राज्य के द्वारा ये हमारे संविधान में वर्णित किए गए ये सभी अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आते हैं उसको कोई मान लेता तो कितना सुंदर राज्य का निर्माण होता। उनके बारे में आज बातचीत करने चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों? पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं नितिन सर के साथ और बस इसी तरह से एंजॉय करते चलिए और मजा लेते चलिए, ठीक है? चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहली बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो याद रखें भाग 4 में वर्णित है। इसके पहले मौलिक अधिकार था वो भाग 3 में था, उसके पहले नागरिकता था वो भाग 2 में था, उसके पहले संघ और राज्य क्षेत्र थे वो भाग 1 में था। ये भाग 4 है। इसके बाद आएगा भाग 4 क, उसको बाद में जोड़ा गया था इसलिए क लगा करके ऐड कर दिया गया, ठीक है? तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों की बात की जाएगी। चलिए अभी मौलिक कर्तव्य को छोड़िए, पहले राज्य के नीति
निर्देशक तत्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। भाग 4 और जो अनुच्छेद हमारे संविधान में, वो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की चर्चा आज हम करने वाले हैं। एक एक अनुच्छेद में आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी अनुच्छेद छूटने वाला आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। लिख रहा निर्देशक तत्व राज्य के नैतिक निर्देश होते हैं। क्या होते हैं? ये राज्य के, एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप सुनते जाइए और एकदम बढ़िया से डिस्क्राइब करूंगा ताकि कभी भी आपके दिमाग में कोई भी बात आने ना पाए, ठीक है। करा निर्देशक तत्व जो होते हैं ये राज्य के नैतिक निर्देश होते हैं। जैसे हमारे जीवन के नैतिक निर्देश होते हैं ना, यार हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, क्या है? नैतिक निर्देश हैं, ये नैतिकता है। अगर आप इसे मानते हैं तो आपको अच्छा बनने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। तो जो नैतिकता है वो तो होनी चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। उसी तरह से कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये नैतिक निर्देश हैं। राज्य को अच्छा बनाने के लिए उसके नैतिक निर्देश हैं ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। जैसे व्यक्ति मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर लेगा, वैसे राज्य भी मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते हैं। लेकिन याद रखेंगे ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कहने का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है? अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो, छोड़ो, आपको नहीं पता ना, छोड़ दो। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, आप सुनना ध्यान से। मान लो सत्य बोलना चाहिए, हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। व्यक्ति को दयावान होना चाहिए और आप दयावान नहीं हैं, आप दयावान नहीं हैं। हम चले जाएं पुलिस के पास FIR नोट करा दें, आपके खिलाफ जा करके न्यायालय में रीट दाखिल कर दें कि फला व्यक्ति को दयावान होना चाहिए और इसके अंदर दयावान है ही नहीं, ये व्यक्ति दयावान नहीं है। क्या पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। किसी की उदारता, किसी की दयावानता, इसको लेकर के आप कुछ कर नहीं सकते। ये व्यक्ति विशेष का अपना गुण होता है, अपना लक्षण होता है, ठीक है। उसी से व्यक्ति की पहचान होती है। उसी तरीके से राज्य के लिए ये माना जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये बस खाली आपको बताया जा रहा है कि हम बेस्ट बन कैसे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और किसी स्त्री को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जा रहा, तो स्त्री चली जाए न्यायालय में कि हमको समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे में आप वहां नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जितनी भी हम चर्चा करेंगे ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब आप कोर्ट में जाकर के आप इसके खिलाफ जो है रीट नहीं, याचिका नहीं दाखिल कर सकते, रीट नहीं डाल सकते, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इसलिए सीधा सीधा करा ये वाद योग्य नहीं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य थे। अरे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको बुला रहा था, आओ 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 आओ, जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ वो सब मेरे पास आ जाओ, ठीक है। वहां पर वाद योग्य था, वो परिवर्तनीय था, लेकिन यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये परिवर्तनीय नहीं है। तो परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इसके बारे में 3-4 लाइन एक्स्ट्रा आप याद रखिए जो आपको जनरली किताबों में नहीं मिलता है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कि आयरिश संविधान की प्रेरणा से, ठीक है, किस संविधान की प्रेरणा से इसको लिया गया? आपने देखा होगा हमारे संविधान में बहुत सारी बातों को अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो दुनिया भर के संविधानों का जो है बातचीत किया गया और उसमें जो खास विशेषताएं थी उसको हमने अपने संविधान में लिया। उसी संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर इसको जो है वर्णित किया गया। जिस तरह से हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो वहां पढ़ेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी। वहां क्या पढ़ेंगे? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी। उसी तरह से कमेटी कहिए, समिति कहिए, ठीक है, बात एक ही है। उसी तरह से यहां तेज बहादुर सप्रू समिति है, ठीक है, तो उसकी सिफारिश पर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ला करके जोड़ा गया था। लिख रहा है प्रोफेसर KT शाह। KT शाह ने कहा था कि निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, ठीक है, जिसका भुनाया जाना उसकी बैंक की इच्छा पर है, ठीक है। भाई ये ऐसा ही है ना भाई, इसको मानना न मानना वो राज्य का काम है। राज्य चाहे तो माने, राज्य चाहे तो ना माने। अगर राज्य को कल्याणकारी राज्य बनना है, अपनी
अपने आप को अच्छा दिखाना तो माने, नहीं अच्छा दिखाना तो मत माने, ये उसकी इच्छा पर है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक ऐसा चेक है, ये ऐसा केटी शाह ने कहा, ठीक है, कि निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, बैंक उसका भुगतान करे या बैंक उसका भुगतान न करे, वैसा ही है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों केसी वियर का कथन आता है कि उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। क्या? राज्य का नीति निदेशक तत्व ये उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, ये कहा था किसने? याद रखेगा केसी वियर ने। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद कोशिश करूंगा आपकी अंगुली पर आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 36 में सबसे पहले राज्य के बारे में बताया गया और यहां सीधे सीधे कह दिया गया कि राज्य की परिभाषा वही है जो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा। ठीक है, गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ अनुच्छेद 11 हो गया, अनुच्छेद 11 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद 12 हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 11 में दोस्तों क्या दिया गया है? चलिए आइए बात कर ही लीजिए, अगर मिसप्रिंट हो भी गया है तो भी आप बात कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था भाग 2, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था भाग 2 और भाग 2 में मैंने आपको पढ़ाया था नागरिकता। ठीक है, नागरिकता, और नागरिकता में आपको बताया गया था कि 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 11 आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान समय के अनुसार जैसा चाहे वैसा नियम बना सकती है नागरिकता के लिए, ये आखिरी वाले मैंने बताया था ना, 31 वाले में। ठीक उसी तरह से जैसे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 35 है, क्या है? अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के लिए जब भी चाहे वैसा विधान बनाया जा सकता है, तो ऐसे जो है छूट देकर रखा गया 35 में। उसी तरह से यहाँ 11 था तो यहाँ 12 कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, कर राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दी गई थी, वही वाली परिभाषा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था राज्य की परिभाषा में कि जैसे मान लीजिए राज्य मतलब क्या? कोई भी राज्य या केंद्र सरकार या राज्य की विधानमंडल या संसद या फिर कोई भी प्राधिकारी, उन सभी को राज्य समझा जाता है। ठीक है, उसी तरह से राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया, इतना ही कहा गया अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है दोस्तों कि अगर किसी के भी नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है, इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये अनुच्छेद 37 इसकी व्याख्या करता है। समझ में आ रहा है? एकदम सीधा सीधा समझिए, जो आपको पढ़ाया गया वही चीजें हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 में राज्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 37 में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहां रीट दाखिल मिलता है, आपको फायदा मिलता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है और 226 के तहत हाई कोर्ट देता है। हजारों बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आज भी आप अलर्ट होकर के इसको पढ़ते चलिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं इसको। करा निदेशक तत्व न्यायालय में वादेय नहीं होंगे, वादे मतलब वाद योग्य नहीं होंगे। ठीक है, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य के लिए क्या है? आवश्यक है, या राज्य के लिए कर्तव्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे कहने का तात्पर्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य की बात की गई है और उस पर जो है नियम कानून बनाया गया, तो उससे मिलता जुलता आपको कुछ नियम कानून मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार बनाम निदेशक तत्व। ठीक है, हमने पढ़ा पीछे फंडामेंटल राइट्स, अगर उसके बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो दोनों में कॉमन डिफरेंस देखा जाता है। 2 अंतर तो आपको मिनिमम याद रखना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार हमने कहा था कि राज्य के विरुद्ध जारी किए जाते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए एक नकारात्मक आदेश होते हैं, राज्य के विरुद्ध है ना, उसके अपोजिट में विरुद्ध है, इसीलिए वो नकारात्मक आदेश होते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के लिए सकारात्मक माने जाते हैं, आदेश माने जाते हैं। भाई ये उसको अच्छा बनाने के लिए है ना, याद रखिए। तो ये सकारात्मक आदेश हैं कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन वही मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के लिए नकारात्मक आदेश होते हैं। ये पहला अंतर है। ठीक है, बड़ा अंतर है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो वाद योग्य होते हैं, उसको लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं उल्लंघन होने पर, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो वाद योग्य नहीं होते। तो ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर है, वही चीज यहां पर लिखा है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वाद योग्य है मतलब परिवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है मतलब परिवर्तनीय नहीं है। कहने का सेंस वही है, आप सेंस समझिए। ठीक है, करा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? इसमें इतना संशोधन करके इतनी बातें जोड़ी गई हैं कि आप जगह जगह इसका वर्णन पाएंगे। ठीक है, एक दिन मुझे मतलब अब
आगे आएगा जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको सभी संविधान संशोधनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो लिख रहा है कि 42वां संविधान संशोधन करा, इसमें भाग 4 में अच्छा कब हुआ था, ये 1976 याद रखेगा, ठीक है। करा कि भाग 4 में 3 निदेशक तत्व ला करके जोड़ दिए गए थे, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी इसका फायदा मिला था, ठीक है। किसका फायदा मिला था, तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन का। दोस्तों एक अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 39, ठीक है। अनुच्छेद 39 में दोस्तों 39 क ला के जोड़ा गया या 39 ए कह सकते हो, और उसमें कहा गया निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। क्या कहा गया, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। मतलब अगर मान लीजिए आप चले गए किसी मुकदमे में, आप फंस गए, ठीक है, और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप वकील कर सकें और अपने आप को अपना जमानत करा सकें या जो भी हो, ठीक है। तो आपका ऐसे कंडीशन में आपका केस कौन लड़ेगा, ठीक है। ऐसे में आपको विधिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। वही लिख रहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता के ऊपर जो है बातचीत हुई, यहां पर 39 क के अंतर्गत ये बताया जाता है, ठीक है। अगला लिख रहा है 43 क लिख रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भी भाग लेना। दोस्तों उद्योग जो होता है, कहीं भी इंडस्ट्री लगी हुई, कहीं पर कंपनी बनी हुई है, तो वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी प्रबंधन में भागीदारी देंगे, मतलब मैनेजमेंट में अपनी भागीदारी देंगे, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 43 क में। ये अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों 48 का आया है, तो 48 का में कहा गया राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। ये एक अलग से तत्व लाके जोड़ा गया, तीसरा, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। करा अनुच्छेद 38, करा लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 38 में। 36 में राज्य के बारे में बात किया गया। 37 में कहा गया कि वाद योग्य नहीं है, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और 38 में कहा गया कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन यहां पर किया गया है कि कैसे कोई राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, ये अनुच्छेद 38 में बताया गया, ठीक है। और कैसे बनेगा तो आपको भी जानना चाहिए। करा इसी में 44वां संविधान संशोधन भी हुआ 1978 में। इसके पहले वाला जो संशोधन की चर्चा कर रहा था वो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। ये 1978 वाला है, ये 44वां संविधान संशोधन है। कह रहा राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार निर्माण और संचालन करेगा जिससे आय की असमानता कम हो, ठीक है। कह रहा राज्य ऐसे नियम बनाएगा ना जिससे आय की असमानता कम हो, मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को 1 लाख मिल रहा है, किसी को 1000 मिल रहा है। ऐसे में आय की असमानता बढ़ेगी तो खाइयां बढ़ेंगी, खाई बढ़ेगा तो याद रखिए कभी भी देश ग्रो नहीं करेगा। हमको हमारे देश के सभी लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा राज्य। करा विशेष रूप से न केवल व्यक्तियों के बीच अपितु विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को भी सुनिश्चित करेगा। ये राज्य सुनिश्चित करेगा, ठीक है। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत ये तथ्य ला करके जोड़ा गया जो कि 1978 में आया था, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद 39 से अब यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है, ठीक है। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 जरा ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, लिख रहा है राज्य द्वारा अनुकरणीय निदेशक तत्व जो हो निम्नलिखित है। अच्छा, ये अनुकरणीय एक्चुअली में क्या है दोस्तों, 39 में पूरा बल्क में एक साथ बहुत सारा आइटम दिया गया है, तो कई सारे पॉइंट आप पॉइंट वाइज देखिए। कह रहा राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि वो सुनिश्चित रूप से क्या कर सके, देखिए क्या कर सके, करा स्त्री पुरुष, चाहे भारत में नागरिक में चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, करा सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार किसको है, ये राज्य के पास है। क्या राज्य ऐसा करता है? क्या राज्य अपने सभी, यहां पर एक वर्ड लगा है सभी, यहां पे एक वर्ड लगा है सभी, सभी मतलब 100%, सभी मतलब क्या होता है 100%। क्या ऐसा है कि राज्य अपने सभी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी प्रकार के नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करा रहा है? नहीं। अरे जीविका का कोई साधन राज्य की तरफ से सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। खाली बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, और मैं तो एक वादे से बड़ी परेशान रहता हूं, बहुत परेशान रहता हूं। खास करके मुझे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं, जहां पे अच्छा लगता है वहां पे अच्छा बोलता हूं, जहां पे बुरा लगता है वहां पे बुरा बोलता हूं। अगर हम रोजगार के मुद्दे पर एक बात बताएं, आप कभी देखना पेपर उठा के, चाहे वो योगी सरकार हो चाहे वो मोदी सरकार हो, दोनों के पास एक चीजें होती हैं, ये यार फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, भविष्य काल में, ठीक है। जैसे पूरे देश में 6 नए एम्स खोले जाएंगे, ठीक है, खोले नहीं गए, खोला जा चुका है नहीं,
खोले जाएंगे, ठीक है। पूरे देश में 4 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, ठीक है। यहां पर एक नया कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। बस ऐसे ही चल रहा रहेगा, ठीक है। 59,000 भर्तियां आएंगी, ठीक है। सभी पदों को जल्द ही भर लिया जाएगा, ठीक है। आप जहां भी देखेंगे पूरे देश में कुछ भी हो रहा है ना, ये गा जरूर मिलेगा यार, ये गा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और आप युवा हो, आप जम करके चिल्लाओ, आवाज लगाओ कि उनके कान तक आवाज चली जाए कि मुझे गा शब्द नहीं सुनना है। अगर आपको अपना देश बचाना है ना, कह दो मुझे गा नहीं सुनना है। ये मत बताओ कि 4 एम्स खुलेगा, ये बताओ कि 4 एम्स खोल दिया गया है। मुझे प्रेजेंट में बात करो, प्रेजेंट में। ये गा वाला कॉन्सेप्ट बड़ा खराब होता है, ठीक है। तो गा सुनने की आदत छोड़ दो, देश अपने आप तरक्की करने लगेगा, ठीक है। आप जाकर ये बात 10 को बताना, 10 जाकर के 100 को बताएंगे, धीरे धीरे बात सबके तक पहुंच जाएगी। लेकिन याद रखेगा, अपने कान से कहा तो गा नहीं सुनना है। कुछ भी बोलो, मुझे गा नहीं सुनना है। गा बोलोगे तो मैं हट जाऊंगा यहां से, ठीक है। मुझे गा नहीं सुनना है। और बताओ करना क्या आपको। लेकिन आपको मतलब चाहे बुलेट ट्रेन की बात आ जाए, यहां अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है। यही गा गे में पूरे सरकार चल रही है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने रोजगार के मुद्दे में बात कर रहा हूं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम शिक्षक हैं, आप जो है शिक्षार्थी हैं, ऐसे में हमें सिर्फ रोजगार की बात करना है। तो रोजगार पे बात करोगे तब तो हम सुनेंगे, और रोजगार के अलावा बात करोगे तो हम अपने चैप्टर पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो रोजगार के मुद्दे बता रहा हूं कि गा लगाना छोड़ दें। और सबसे ज्यादा गा अगर किसी के द्वारा लगाया जाता है तो ये योगी जी के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो मुझे तो मतलब कोई उनके अंदर शासन चलाने की कोई योग्यता ही नहीं है, 1% की उनके पास योग्यता नहीं है। और मुझे लगता है कि बस खाली जोश जोश में हर काम होता है। बस आप देखो ना, रोज पेपर उठा के देखो, रोज आए दिन डीएमके एसपी के रोज तबादले। कोई बात हुआ इनको ट्रांसफर कर दो, कोई बात हुआ इनको ट्रांसफर कर दो, बस इतना ही मतलब है। तो जिस व्यक्ति को मैनेजमेंट नहीं पता होगा, यार मैनेजमेंट पता कैसे होगा, मैनेजमेंट पढ़ा होगा व्यक्ति तब ना मैनेजमेंट पता होगा कि सब चीज को मैनेज कैसे किया जाता है, ये मैनेज करने वाला जानता है, ठीक है। उनको कैसे पता कि क्या मैनेज होगा, लेकिन आ गए हैं सत्ता में, चल रहे हैं, चलो चलने दो। चलो तो यहां देखो, समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन, पर्याप्त बोल रहा है, पर्याप्त साधन जो है अवेलेबल कराएगा कौन, ये राज्य का काम है, ठीक है। ये राज्य का नीति निषेध तत्व है। और ये अनुच्छेद 39 के तहत पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पॉइंट है 39 में। लिख रहा है समुदाय के भौतिक संशोधनों का सामित, संशोधन नहीं होगा, संसाधन होगा, ठीक है। संशोधन तो अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, संसाधन, ठीक है। कह रहा है कि समाज के भौतिक संसाधनों का, जो भौतिक जो है संसाधन है, ठीक है, उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित जो है वो सर्वोत्तम हो। मान लीजिए कहीं पर जल है, ठीक है, और जल सीमित मात्रा में, तो ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति उस जल को अपने नियंत्रण में ले, नहीं, उस जल पे सबका अधिकार है। जल किसी एक का थोड़े, हवा किसी एक का थोड़े। तो दोस्तों जो भौतिक स्वामित्व वाली चीजें हैं, ठीक है, संसाधन हैं, उन पर जो है सबका जो है साथ हो, सबका विकास हो, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार नियोजन और संचालन हो जिससे आय और उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक हित के विरुद्ध केंद्रीकरण न होने पाए। केंद्रीकरण माने होता है सेंट्रलाइज्ड हो जाना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ किसी एक व्यक्ति के हाथों में चला जाए, ऐसा नहीं होने देना, ठीक है। ऐसा काम करना है राज्य को कि ये डिसेंट्रलाइज्ड रहे, विकेंद्रीकरण यहां पर रहे, मतलब ये सभी के हाथों में इसका पावर रहे, ठीक है, या सब लोग इसका यूज करते रहे, ठीक है। आगे लिख रहा है कि पुरुषों एवं स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कहा गया, ठीक है, कि अगर एक समान कार्य किया जा रहा है स्त्री और पुरुष के द्वारा, तो दोनों का वेतन भी एक समान रहेगा। ऐसा नहीं कि स्त्री है तो उसको कम वेतन दिया जाए, पुरुष है तो उसको ज्यादा वेतन दिया जाए, अगर एक समान कार्य हो रहा है तो। अगला लिख रहा है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। करा किसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों। वैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में आप नहीं लगा सकते, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, वो मौलिक अधिकारों के तहत आ जाता है, क्योंकि वहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों अगर बालक आ गया आपके पास 14 वर्ष से बाद जो है, तो याद रखिए उसकी अवस्था का दुरुपयोग न होने पाए, ठीक है। या ये राज्य का कर्तव्य बनता है ध्यान देने का, ठीक है। ये नीति निषेध तत्व है कि ऐसा करना चाहिए, कर्तव्य भी नहीं है।
करा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर के नागरिकों को रोजगार में, ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जहां उनकी आयु और शक्ति का अनुकूल प्रभाव पड़े। जैसे मान लीजिए लोग पैसे की लालच में चले गए खादान में, ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहां मतलब जीवन मृत्यु का संघर्ष हो, ऐसे कार्य करना पड़े नागरिकों को। तो ऐसे में राज्य का क्या मतलब निकला अगर वो अपने नागरिकों का इतना ध्यान भी नहीं रख पा रहा है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, गर्मी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों कि 39 में जो है बहुत सारे तथ्यों को बताया गया, बहुत सारे तथ्यों को बताया गया, तो सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, लिख रहा है बालकों को स्वतंत्र, सुनिए ध्यान से, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, ठीक है, गरिमा मतलब जहां पर उनकी गरिमा बनी रहे, ठीक है, गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, बालकों और अल्प वय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। मतलब किसी भी तरह से किसी तरह का व्यक्तियों का या फिर महिलाओं का, पुरुषों का, बालकों का, किसी का भी शोषण न होने पाए, ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य इसको देखे। ये राज्य के कर्तव्य आप ऐसे मान सकते हो। इसके बाद दोस्तों 39 को ला करके ऐड किया गया, ये बाद में ऐड किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ला करके जोड़ा गया था। निःशुल्क विधिक सहायता, कि अगर आपको जो है किसी तरह की विधिक सहायता की आवश्यकता है तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है आप ले सकते हैं, उसको जो 39 क के तहत रखा गया है। ठीक है, 39 ख और ग भी आया था बाद में, इसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई थी। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। करा अनुच्छेद 40, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। कहा गया दोस्तों कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ऐसा कदम उठाएगा कि शक्तियां और प्राधिकार वो कहां चला जाए, किसके पास चला जाए, गांव में चला जाए, वहां के व्यक्तियों के पास चला जाए, ताकि स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में वहां पर कार्य हो सके। देखिए आपको अपने भाषण समझा रहा हूं दोस्तों, अगर सारा कंट्रोल राज्य रखेगा तो गांव क्या अपना विकास कर पाएगा? नहीं। गांव के लेवल पर उसको किन चीजों की जरूरत है ये वहां के जो प्राधिकारी हैं वो जाने। तो कह रहा है कि यहां पर स्वायत्त शासन लाया जाए और इसके लिए जरूरी है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और उन्हें शक्तियां दी जाएं। तो ये अनुच्छेद 40 में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 40 में कहा गया। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया दोस्तों, कह रहा राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान रखेगा। यह अनुच्छेद 41 में कहा गया। क्या रखेगा? विशेष ध्यान दिया जाएगा जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, राज्य जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं केवल उनके लिए अनुच्छेद 41 है। कह रहा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 41 में। ये वही 41 की व्याख्या कर रहा है। कह रहा राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी यानी बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा यानी वृद्धा पेंशन योजना, बीमारी तथा निःशक्तता जिसको अपाहिज बोलते हैं आप, और अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, यानी जो राज्य के नागरिक हैं उनको इन सभी चीजों का लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन हो गया, मतलब इस तरह की कोई भी चीज हो, निःशक्तता हो, ठीक है, तो इन सभी दिव्यांग हो गए तो उनको जो है वाहन उपलब्ध कराया जाए, जो भी चीजें हैं ये उसको मिलना चाहिए। तो इस तरह की चीजें अनुच्छेद 41 में कही गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 42 करा कार्य की न्यायोचित यानी उचित दशाएं बनाएगा राज्य और महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रसूति सहायता उत्पन्न करा, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे प्रसूति गृह में होता है। ठीक है, तो ऐसे में प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों तमाम तरह के मैटरनिटी लीव की बात भी की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 42 याद रखेगा। अनुच्छेद 43 दोस्तों, ये तो अभी मैंने शुरू में आपको पढ़ाया कि उद्योगों में जो है वहां के कर्मकारों का या वहां काम करने वाले लोगों का मैनेजमेंट में भागीदारी, ठीक है, वो तो अलग से लाके जोड़ा गया था 43 क के तहत, तो उसको भी आप याद रखेगा। बाकी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था, कि आपके राज्य में जहां कहीं भी फैक्ट्री कंपनी क्या वहां मजदूरों को निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये राज्य विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों धंधों की सहायता से सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अनुच्छेद 43 के तहत राज्य व्यवस्था करेगा कि उसके राज्य में रहने वाले नागरिक, चाहे वो किसी कुटीर उद्योग से जुड़े हैं, किसी लघु उद्योग से जुड़े हैं, किसी कंपनी से जुड़े हैं, किसी उद्योग से जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो वहां पर क्या उनको निर्वाह मजदूरी लागत मिल रही कि नहीं, मतलब कि उनको मजदूरी का पैसा ठीक ढंग से मिल रहा है कि नहीं, और उनको छुट्टी मिल रही है कि नहीं, वहां का वातावरण अच्छा है कि नहीं, ये सब कुछ ध्यान रखना राज्य का काम है। राज्य इसमें से कितनी बातों का ध्यान रखता है वो आप बताइए। बजट हर साल प्रस्तुत होता है,
बजट जो है राज्य का हर साल प्रस्तुत होता है और उस बजट में से कितनी बातें इन सब चीजों पे लागू होती हैं, बताइए। एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनना है तो संविधान के राज्य के नीति निषेध तत्वों का पालन करना शुरू कर दे, वो राज्य अपने आप में सबसे बेहतरीन राज्य हो जाएगा। लेकिन नहीं करना है, उसको छोड़ करके बाकी सब काम करने हैं, ठीक है। चलिए 43 का में लिख रहा है वही प्रबंधन में भागीदारी बता दिया गया है। 44 में दोस्तों समान सिविल संहिता की बात करता है, ठीक है, मतलब नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता ऐसा लागू करने वाला अभी पहला राज्य था गोवा, उसके बाद बाकी सारे राज्यों में लागू नहीं है समान सिविल संहिता, ठीक है, नागरिकों के लिए। तो याद रखिए अनुच्छेद जो है 44 इसके लिए बात कर रहा था। तो 4 याद रखिए, 4 एक बराबर है, तो यहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। अनुच्छेद 45 में 4, 5, 6 याद रख लीजिएगा, ठीक है। 6 मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का प्रावधान किया गया, मतलब उसके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। भाई लड़का 6 साल का हो जाएगा तब थोड़े पढ़ने जाएगा, वो तो 3-4 साल पे पढ़ाई शुरू कर देता है। तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करने का काम जो है वो राज्य के नीति निषेध तत्वों में दिया गया अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। इसके इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 21A हमने पढ़ा था, जहां पर हमने शिक्षा का अधिकार पढ़ा था, इसके 21A में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप मौलिक कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कह रहा आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना है राज्य का कर्तव्य बनता है। अनुच्छेद 46 में दोस्तों SC ST और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, ठीक है। SC ST और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए शैक्षिक व्यवस्था करेगा, शिक्षण की व्यवस्था करेगा, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, यह अनुच्छेद 46 में कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 47 में कहा गया दोस्तों पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य प्रयास करेगा। कैसे लोगों का पोषण स्तर बढ़े, कैसे लोगों का आय का स्तर बढ़े, कैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़े, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 47 में कहा गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि राज्य के नीति निषेध तत्वों को अगर पालन कर लिया जाए तो किसी भी राज्य को बेस्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा जैसे बहुत सारे राज्य वहां पर युवा भटक गए हैं, ठीक है, मादक पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, नशीली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, चरस गांजा हीरोइन ये सब चल रहा है, ठीक है। तो उससे बचाने का कार्य भी किसको करना पड़ेगा, उस पर प्रतिबंध लगाए, उससे बचाव करे, ऐसा कार्य भी राज्य का कर्तव्य बनता है, यह अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुधन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठन तथा गोवध पर नियंत्रण, यानी गौ हत्या न किया जाए, और बाकी कृषि संबंधित कार्यों के बारे में और पशुपालन संबंधित कार्यों के बारे में अनुच्छेद 48 बताता है। कह रहा है राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा, यह अनुच्छेद 48 के तहत कहा गया था, ठीक है। और यही ला करके जो यहाँ पर 48 का जो ला करके जोड़ा गया था वो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है कि संरक्षण और संवर्धन करेगा। संवर्धन मतलब उसको बढ़ावा देगा, संरक्षित मतलब जितना है उसको बचा के रखेगा, ठीक है, और वन्य जीवों को भी संरक्षण देने का प्रयास करेगा, ये 48 के तहत कहा गया था। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ला करके जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 49 में दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक जो भी हैं या जो ऐतिहासिक स्थल है, जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, आपका कोई भी स्थान है जो ऐतिहासिक स्थल है आपका, ठीक है, जो स्मारक है, तो उनको जो है संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, ये अनुच्छेद 49 में कहा गया। चाहे वो कोई स्थल हो, चाहे वो कोई स्मारक हो, चाहे वो कोई तीर्थ स्थल हो, चाहे वो आपका ताजमहल हो, चाहे वो खजुराहो का मंदिर हो, कुछ भी हो, इन सभी को जो है संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, यह राज्य का कर्तव्य बनता है अनुच्छेद 49 के अनुसार। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। कार्यपालिका जो होती है, देखिए 3 तरह के होते हैं, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून का संचालन करती है, न्यायपालिका जो उल्लंघन होने पर दंडित करती है, ठीक है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने की बात की गई अनुच्छेद 50 में, कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे तभी काम हो सकता है, ठीक है। भाई दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होने चाहिए, ठीक है। तो कार्यपालिका क्या करती है, कार्य को करने के लिए माहौल बनाती है, और न्यायपालिका कार्य के उल्लंघन पर दंडित करने का कार्य करती है, तो ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 51 में दोस्तों निम्नलिखित तरह के राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना, कि राज्य में क्या बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, कायम रहे, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कहा गया। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, 2 राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य
के बीच में, ठीक है, वहां पर भी क्या होगा, तनावपूर्ण स्थिति नहीं रहेगी, वहां पर भी क्या रहेगा, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बना रहेगा, ये राज्य का कर्तव्य बनता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता के द्वारा निपटारे का जो है प्रयास करेगा, ये भी राज्य का कर्तव्य बनता है। किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधि बनती है तो वो भी आती है इसी के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो दोस्तों यहां तक आपका राज्य का नीति निषेध तत्व था। और अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में या मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्यों को अलग से जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 को ला करके यहाँ ऐड किया गया, ठीक है। 51 तक में आपने राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में पढ़ा, अब 51 क पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से 51 क है उसी तरह से भाग 4 क भी यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर इसको ला करके ऐड किया गया था और वही 1976 वाला जो 42वां संविधान संशोधन था उसी के तहत इसको लाया गया था, ठीक है। और उस समय तत्कालीन सोवियत संघ रूस हुआ करता था तो उसी के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य ये जो है सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। कह रहा प्रत्येक अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो किसी एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य है वही दूसरे के लिए अधिकार माना जाता है। जैसे दोस्तों कहा गया कि यदि सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, ठीक है, और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि उसका अधिकार वहीं तक है जहां दूसरे का अधिकार बाधित न हो। मैंने बताया था ना कि दूसरे का अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब तो वहां तक आपका अधिकार है। जैसे गाना गाने का आपका अधिकार है तो दूसरे को आप परेशान मत करिए, आप अकेले में जाके गाइए, सुनिए, उसको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को याद रखेगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर, अनुच्छेद 51 का। तो दोस्तों कुल शुरुआत में केवल 10 थे, बाद में इसको 11 कर दिया गया। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। जब इनको शुरू में जोड़ा गया था 1976 में, उस समय इनकी संख्या केवल 10 थी, ठीक है। बाद में 11 होती है, तो पहले 10 आप 11 देख लीजिए, ठीक है। करा भारत के नागरिक का कर्तव्य क्या है, आपका क्या कर्तव्य बनता है, उसको सुनिए। करा संविधान का पालन करें। सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारे संविधान में जो कुछ लिखा है उसका पालन करें, कभी भी संविधान की अवहेलना न करें, ठीक है, याद रखें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग राष्ट्रगान का अनादर करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करते हैं, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्यों के खिलाफ है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के खिलाफ है। ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप अपने ड्यूटी से भागेंगे तो ऐसे में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जिन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो हमारे नेता रहे हों, चाहे वो कोई भी रहे हों, उनके लिए आप जो है अच्छा सहृदय उनका पालन करिए, मतलब उनके आदर्शों को मानिए, ठीक है, और उनका तिरस्कार न कीजिए, ठीक है। करा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें, ठीक है, यह भी आपका कर्तव्य बनता है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर आप देश की सेवा करने के लिए तत्काल निकल पड़े। अरे कभी मौका तो मिले देश की सेवा करने का, ठीक है, जरूर देश की सेवा किया जाएगा। कह रहा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। देखिए ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी बनता है, ठीक है, कि आपको जगह जगह सिखाया जाता है कि नहीं ये जो है ऐसा कर लो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आज अलगाव दिखाया जा रहा है, जानबूझ करके अलगाव किया जा रहा है कि मुद्दा मिल जाए लोगों को। आपको लग रहा होगा सब सही है ना, मुद्दा लोगों को चाहिए। एक बार अगर इस तरह के भेदभाव चीजें बन जाए तो जिंदगी भर आप मतलब आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, वो चीज सही होने वाली नहीं है। तो आपको इन सबसे परे होकर के देश प्रेम को ध्यान में रख करके देश को अपना आधार मान करके और तब चीजों को करना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। करा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें, ठीक है। जो भी हमारी संस्कृति रही है, ठीक है, उसका जो है परिरक्षण करें, उनके गौरव को समझें, ठीक है। करा प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, उनका रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी रखें। चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण हो, चाहे उसमें कोई वन हो, झील हो, नदी हो, इन सबको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, ठीक है, इनको नष्ट मत होने दीजिए, इनको आगे की पीढ़ी के लिए बचा के रखिए, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों किसी तरह की सार्वजनिक संपत्ति, बस है, गलती में लोग क्या करते हैं, लोग जोश में आकर के सरकारी बसों को जला देते हैं, ट्रेन में आग लगा देते हैं, सरकारी संपत्ति है, ठीक है, उसकी रक्षा करें, उसको जो है
जो है हिंसा से दूर रहें और उसको जो है खत्म न करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को और बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सके। दोस्तों मैं तो आपसे बार बार कहता रहता हूं कि सब कुछ छोड़ो यार, सिलेक्शन लो। आप सिलेक्शन लोगे, आपका परिवार का जीवन स्तर ऊंचा होगा, धीरे धीरे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों हमेशा देश के बारे में सोचो और अच्छा कैसे करें इसके बारे में सोचो, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और लास्ट में जो 11वें नंबर पे जोड़ा गया वो ये है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, क्या करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको अवसर प्रदान करें। ये 11वां कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में लाकर ऐड किया गया, जबकि ऊपर का जो आप 10 पढ़े हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ला करके ऐड किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। अरे मूल कर्तव्य तो 1976 में ऐड हुए हैं ना, ठीक है। उसके पहले कहां स्वर्ण सिंह कमेटी थी, तो ये उस समय नहीं था। संविधान में इसका उल्लंघन होने पर दंड के लिए कोई उपबंध भी नहीं किया गया है, परंतु सरकार को यह अधिकार है या संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बनाकर इसका संरक्षण प्रदान कर सकती है कि हाँ सभी का जो कर्तव्य बनता है वो करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए याद रखेगा। आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में और आगे चलेंगे और अब अपनी कहानी हम राष्ट्रपति से शुरू करेंगे और उसको भी डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज आपका 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया, अब 6ठे लेक्चर का इंतजार होगा आप सभी को। तो इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैक्सिमम चीज़ें कवर कराई जा रही हैं, तो बस खाली आप मन लगाकर पढ़ते चलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।